ये असर के बाद का वक्त था जब वो कमरे में दाखिल हुई। पर्पल कलर की एक फराक निकालते हुए वो शावर लेने की नीयत से वॉशरूम में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपने भीगे बाल तौलिए से खुश करती जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली इसकी नज़र कमरे के आध खुले दरवाजे तक गई, जहां से लाउंज में काम करती एक मुलाजिमा नजर आ रही थी। कुछ देर के लिए जरीन उसे देखती रही, फिर हिम्मत करते वो कमरे से बाहर निकली। इस मुलाजिमा के करीब जाते मुलाजिमा को मुखातिब किया, सुनो। वो जो काम कर रही थी चेहरा उठाए जरीन को देखा। जी जी। मुलाजिमा ने मअदब सा सर झुकाकर इस्तिफसार किया, ज़रा मेरी बात सुनो। इतना कहते वापस वो कमरे की तरफ चली गई। मुलाजिमा भी सारा काम छोड़े इसके पीछे कमरे तक आई। वो कमरे के वस्त में ही खड़ी थी। ये बेड शीट्स और बलीनकट वगैरह कहाँ पड़ी होती हैं? अगर चेंज करनी हो तो मुझे बता दो। सरसरी सा सारे कमरे में निगाह घुमाती हुई वो मुलाजिमा की नज़रों से छपती हुई सवाल पूछ रही थी। मुलाजिमा ने एक नज़र बेडशीट पर डाली, फिर दूसरी नज़र जरीन पर। मैं चेंज कर दूंगी बीबी जी, आपको क्यों कोई काम करने की ज़रूरत? मुलाजिमा अब भी आजिज़ी से कह रही थी, नहीं बस तुम मुझे बता दो कि ये बेडशीट और कंबल वगैरह कहाँ पड़े होते हैं, मैं खुद ही चेंज कर लूँगी। इस बार वो कुछ हुक्मी लहजे में बोली थी। मुलाजिमा ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया और ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। जरीन ने एक शक्कर की सांस खारिज की थी। वो भी इसके पीछे ही ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। अब मुलाजिमा ड्रेसिंग रूम में मौजूद एक साइड पर बने कैबिनेट्स खोल रही थी। कैबिनेट्स खोलकर उसने जरीन की तरफ देखा। जरीन की निगाह भी कैबिनेट्स तक गई, जहां पर कमरे के पर्दे एक्सेट्रा बेड शीट्स और 2-3 कंबल पड़े हुए थे। ठीक है, मैंने देख लिया कहाँ पड़ी हैं, बहुत शुक्रिया, तुम अपना काम कर सकती हो। इसकी बात सुनती मुलाजिमा इस बात में सर हिलाती कैबिनेट्स बंद करती दोबारा कमरे से बाहर निकल गई। और जरीन ने शक्कर का सांस लिया था। अरमान तब से बाहर निकल गया था, इसके बाद वो वापस नहीं आया। ना जाने वो कहाँ गया था, कम से कम जरीन तो नहीं जानती थी। लेकिन आज रात इसके सोने का इंतज़ाम हो चुका था। वो वापस शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई। अब अपने बाल सिखा रही थी और बाल सिखाते हुए वो कहीं माजी में ही उलझ गई। आंखों के सामने सालों पुराना मंजर नुमायां हवा। इसने आसपास देखा। अब शिराजी हाउस में मौजूद अरमान आलम का कमरा अचानक ही ट्रेन की एक बोगी में बदल गया। इसने खुद को ट्रेन में पाया। वो अरमान और ज़ौबी बेगम के दरमियान में बैठी थी और मुसलसल मुस्कुरा कर अरमान से बातें कर रही थी। जब ज़ौबी बेगम ने उसे मुखातिब किया, तुम यहाँ किसके साथ आई हो जरीन? उनकी आवाज़ से उसने अपना चेहरा ज़ौबी बेगम की जानिब किया। मामा और बाबा के साथ, मासूमियत से जवाब आया। ज़ौबी बेगम मुस्कुरा उठी, अच्छा कहाँ हैं तुम्हारे मामा बाबा, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वो आसपास पूरी ट्रेन में नज़र घुमाते हुए बोल रही थीं। उनकी निगाहों के तक़ब में जरीन ने भी निगाहें उठाए, आसपास देखा, फिर बेबसी और लाइलमी से कंधे चुकाए। मालूम नहीं, पुरसुकून लहजे में जवाब देती वो दोबारा अरमान आलम के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। मगर ज़ौबी बेगम के चेहरे पर परेशानी के असरात नुमायां हुए। चलो आओ आपके मामा और बाबा को देखते हैं। ज़ौबी बेगम जल्दी से अपनी सीट से उठी। उनकी बात सुनता अरमान भी कुछ परेशान हुआ। ज़ौबी बेगम ने जरीन का हाथ पकड़ा और अब वो सारी ट्रेन में जरीन के वालिदैन को देख रही थी, मगर इन्हें कोई भी कहीं भी नहीं मिला। अब ज़ौबी बेगम को हकीकी परेशानी होने लगी। वो दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठी और जरीन के बालों को प्यार से छूते हुए दोबारा सवाल पूछा, आप मामा और बाबा के साथ कहाँ बैठे हुए थे, कौन सी सीट थी? ज़ौबी बेगम के सवाल पर जरीन कुछ सोचने लगी, फिर नफ़ीमी सर हिलाया, याद नहीं। वो मासूमियत से बोली थी और अब हकीकता ज़ौबी बेगम के माथे पर तफ़ाकर की लकीरें नमूदार हुईं। इन्होंने एक बेबस नज़र अरमान पर डाली। मुझे लगता है ये अपने वालिदैन से जुदा हो गई है, ज़ौबी बेगम ने बेबसी से अरमान से कहा। अरमान की एक नज़र जरीन तक गई, वो उन दोनों को ही देख रही थी। अगले 2 घंटे बाद वो तीनों रेलवे पुलिस के सामने खड़े थे।
और रेलवे पुलिस वाले अब जरीन से मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे थे जिनके कुछ हद तक वो जवाब दे पा रही थी। आपके मामा और बाबा का नाम क्या है? वो 28 से 30 साला पुलिस वाला बहुत मोहब्बत और नरमी से इस बच्ची को टरट कर रहा था। अरमान और हीर, इसने मासूमियत से जवाब दिया। उस शख्स ने अगला सवाल पूछा, आप मामा और बाबा के साथ ट्रेन में कब बैठे थे? इस सवाल पर जरीन कुछ सोचने लगी, फिर नफीमी सर हिलाया। मामा और बाबा तो ट्रेन में बैठे ही नहीं, मैं तो अकेली आई थी। इसके पुरसुकून होकर बोलने पर वो सारे चौंके थे, यहाँ तक कि अरमान भी हैरान रह गया। और अब हकीकता पुलिस वालों को भी तशवीश ने आन घेरा। हम कोशिश करते हैं इनके वालिदैन का पता लगवाएं, तब तक आप प्लीज़ बच्ची को अपने साथ रखें, यहाँ हालात ठीक नहीं हैं, बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता है। अब वो पुलिस वाला जरीन का बाजू ज़ौबी बेगम के हाथ में थमाता हुआ जल्दी से वहाँ से निकलता चला गया। एकदम से उन तीनों की जिंदगियों में एक तनाव सा आ गया था। ट्रेन हनूज अपनी रफ्तार के साथ चल रही थी, मगर अब ज़ौबी बेगम और अरमान दोनों परेशान थे। मगर वो उन दोनों के पास पुरसुकून होकर बैठी थी, जैसे उन दोनों को सालों से जानती हो। गाड़ी कराची से इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई थी, मगर फ़िलहाल पुलिस वाले कुछ भी मालूम ना कर सके। वो सारे उस वक्त पुलिस स्टेशन में कैबिन में बैठे हुए थे। हमने पता करवाने की कोशिश की है, मगर कराची में होने वाले बम ब्लास्ट में बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। क्या पता इस बच्ची के वालिदैन भी इस बम ब्लास्ट में जान से हाथ धो बैठे हों, लेकिन फिर भी हमारी कराची टीम बच्ची के वालिदैन को तलाशने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तब तक बच्ची पुलिस कस्टडी में रहेगी जब तक उसके वालिदैन नहीं मिल जाते। इंस्पेक्टर ने मुकम्मल तफसील बताई थी कि ज़ौबी बेगम के साथ साथ अरमान भी परेशान हवा। उसने बेसाख्ता मुँह की तरफ देखकर नफीमी सर हिलाया। हरगिज़ नहीं, ये यहाँ पुलिस के पास नहीं, हमारे घर जाएगी मम्मी, हम उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो अचानक ही खौफजदा हवा था और जरीन का हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़ लिया। वो नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में वो जरीन के साथ इतना अटैच कैसे हो गया। ज़ौबी बेगम अजीब कश्मकश में मुब्तला हुई। रुको, तुम्हारे डैड को कॉल करती हूँ, वही अब कुछ हल बताएंगे। इतना कहते ज़ौबी बेगम ने जल्दी से शिराजी साहब को कॉल की। अगले आधे घंटे में वो अपनी सारी मीटिंग्स वहीं छोड़ते हुए पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। उनकी एक नज़र अरमान तक गई और दूसरी नज़र इस छोटी सी बच्ची तक गई जो अरमान के साथ बैठी कभी उनको तो कभी पुलिस वालों को देख रही थी। एक चीज़ थी जो सब ने नोट की थी कि जरीन पुलिस वालों से खौफजदा नहीं हुई, वो हो भी नहीं सकती थी। उसका बाप खुद पुलिस वाला था, मगर फ़िलहाल वो लोग ये बात नहीं जानते थे। शिराजी साहब ने एक नज़र अरमान को देखा जो अपने बाप को बहुत उम्मीद से देख रहा था। प्लीज़ डैड, हम उसे अपने साथ ले जाते हैं, हम उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। जब इसके वालिदैन मिलेंगे हम उसे उनके हवाले कर देंगे, मगर उससे पहले ये यहाँ पर अकेली नहीं रहेगी। इसका लहजा सख्त और हतमी था। शिराजी साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर इस बात में सर हिलाया। ठीक है, हम इस बच्ची को लीगली अडॉप्ट करेंगे। जब आप लोगों को उनके वालिदैन की कोई खैर खबर मिले तो आप हमें बता सकते हैं, बच्ची इन वालिदैन के हवाले कर देंगे, मगर उससे पहले बच्ची हमारे साथ रहेगी। शिराजी साहब जो शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन थे, उनका इस सारे शहर में एक असर व रसूख था। उनकी शानदार पर्सनैलिटी को देखते हुए बल्ला पुलिस वालों को क्या एतराज़ हो सकता था, वो मान गए थे और इस तरह अहमद शिराजी और ज़ौबी शिराजी अरमान के साथ जरीन को भी अपने घर ले गए। दरवाजे पर होती दस्तक से वो होश में आई। वो अचानक ही चौंकी थी, आसपास देखा तो अब उसने खुद को वापस अरमान आलम के कमरे में पाया। वो शीशे के सामने खड़ी थी और धीरे से अपने बालों में कंघी फेर रही थी। एक बार फिर कानों में दस्तक की आवाज़ पड़ी तो वो मुकम्मल तौर पर माजी से बाहर निकल आई। पलटकर दरवाजे की जानिब देखा तो वहाँ कोई मुलाजिमा खड़ी थी। जरीन को अपनी जानिब मुतवज्जह पाकर मुलाजिमा गोया हुई, छोटी बीबी, बड़ी बीबी, आपका डिनर पर इंतज़ार कर रही हैं। इसका पैगाम सुनते जरीन ने इस बात में सर हिलाया। मैं आ रही हूँ। मुलाजिमा इसकी बात सुनती कमरे से बाहर निकल गई। जरीन ने गहरी सांस ली, आंखों की नमी को अंदर ही अंदर काबू किया, जैसे गले में गीली गेंद अटक गई हो।
इसे माजी का हर एक पल आज भी अजबर था, मगर किया उसे याद होगा वो महज सोच ही सकी। जल्दी से बाल कंघी करते इन्हीं खिला ही छोड़ दिया क्योंकि बाल अभी भी नम थे। फिर दोपट्टा गले में डालते वो कमरे से बाहर निकल गई। ये मंजर मुल्क हाउस का था। मुल्क हाउस शिराजी हाउस के मुकाबले में काफ़ी छोटा था, मगर फिर भी इसकी खूबसूरती आंखों को खीरा कर सकती थी। ये शिराजी हाउस की तरह मेलों के अहाते पर नहीं फैला था, मगर ये 8 मरले का बंगला इस तबके के बंगलों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। वो लॉन्च में चक्कर पर चक्कर काटती हुई सख्त झंझलाहट का शिकार थी। फारिया बेगम उसे ही देख रही थीं, जो कभी पेंडुलम की तरह राइट और कभी लेफ्ट हरकत करती जा रही थी। बस करो, आखिर कब तक चक्कर काटूगी? बालाखर फारिया बेगम ने कुछ गुस्से से अनाबी को डांट दिया। अनाबी के हरकत करते पाँव वहीं रुके। उसने एक सख्त और गुस्से भरी निगाह मुँह पर डाली। आखिर आपको क्या ज़रूरत थी मम्मी इस लड़की के किरदार पर बुहतान लगाने की? मी ने कितनी कोशिश की थी कि उसे अरमान की ज़िंदगी से बाहर निकाल दूँ, और ऑलमोस्ट मैं उसे अरमान की ज़िंदगी से बाहर निकाल चुकी थी, लेकिन नहीं, आपकी एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। वो सारे लिहाज बुलाए ताक रखती हुई चलाई थी। फारिया बेगम के चेहरे पर कोई ख़ास तासुर नहीं आया, मगर अनाबी मुल्क तो जले पैर बिल्ली की मानिंद चक्कर पर चक्कर काटती जा रही थी। आखिर क्या ज़रूरत थी आपको 4 साल बाद एक बार फिर इस लड़की से पनाह लेने की? निकल गई थी ना वो हमारी ज़िंदगी से? आपकी एक गलती ने उसे दोबारा अरमान आलम की ज़िंदगी में शामिल कर दिया, और इस बार वो किस हक़ से अरमान की ज़िंदगी में शामिल हुई है? आपने देखा कितने हक़ से कह रही थी वो कि अरमान आलम की बीवी है। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी? आपने कहा था अरमान सिर्फ मेरा है। वो अजीब जुनूनी पागल लहजे में चीखी थी। फारिया बेगम सोफे से उठी और अब इसके पास पहुंचते उसके बाजू पर हाथ रखा। मुझे लगा था इसके किरदार पर बुहतान लगाऊंगी तो वो अरमान और ज़ौबी आपा की नज़रों से मज़ीद गिर जाएगी, मगर मैं कहीं जानती थी कि आपा इस लड़की से इतना इम्प्रेस हो जाएंगी कि उसे अपनी बहू ही बना लेंगी। फारिया बेगम के लहजे में भी अफसोस था। अनाबी ने गुस्से से अपना बाजू मुंह के हाथ से आज़ाद करवाया। बस करें मम्मी, आपकी वजह से कुछ तबाह हो गया। देखा नहीं था किस तरह अरमान उसे अपने हाथों से अंगूठी पहना रहा था, और हम लोग जो समझ रहे थे कि अरमान इससे नफरत करता है, सारा प्लान और सालों की मेहनत सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसे अरमान की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी। अरमान आलम सिर्फ मेरा है। वो अजीब हसीनी से अंदाज में चलाते हुए अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। फारिया बेगम दोबारा सोफे पर बैठी। फिक्र मत करो मेरी प्यारी बेटी, शिराजी हाउस पर तो तुम ही राज करोगी। अगर मैंने गलती की है और मेरी गलती से वो अरमान आलम की बीवी बन गई है, तो फिर उसे अरमान की ज़िंदगी से मैं ही बाहर निकालूंगी। फारिया बेगम जरीन का चेहरा अपने जहन की स्क्रीन पर उभरते देख सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली थी। उनके लहजे की कमीनगी और चालाकी उनकी आंखों से नुमायां हो रही थी, और ऊपर अपने कमरे में खड़ी अनाबी गुस्से से हर चीज़ को तोड़ फोड़ रही थी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगी ज़रीन। अभी तुमने मेरी ज़िद देखी ही कहूँ है, अरमान आलम को तुमसे ना छीना तो मेरा नाम भी अनाबी मुल्क नहीं। वो इतनी ज़ोर से चलाई थी कि कमरे के दरवाज़ दीवार गूंज उठे, और किस्मत दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। कितनी ही देर वो फजूल गाड़ी को सड़कों पर दौड़ाता रहा, फिर झील किनारे जाकर गाड़ी रोक दी, फिर वहीं गाड़ी के बोनट के साथ टेक लगाए खड़ा। अब वो पानी की लहरों को देख रहा था। चेहरे पर हनूज संजीदगी और गुस्सा था, गुस्से के साथ दिख के तासुरात भी नुमायां थे। कुछ देर मजीद गुजरी जब इसकी गाड़ी के पास एक गाड़ी आकर खड़ी हुई। गाड़ी के शोर की आवाज़ से भी अरमान की निगाहों का साज नहीं टूटा। अब गाड़ी में से वो वजूद बाहर निकल रहा था और अरमान के पास आकर खड़ा हो गया। अरमान इसका आना और खड़े होना महसूस कर गया था, मगर फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने एक नज़र अरमान को देखा, एक नज़र सामने झील को। आप कब से घर से बाहर हैं सर? बताया नहीं आंटी को, और तो और आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या आप मेरे साथ हैं। हारून की आवाज़ पर अरमान की निगाहों का साज टूटा। कमान यार, अब हम लोग ड्यूटी पर नहीं हैं। वो सिर्फ एक फ़िक्रा बोला था कि हारून के चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट नुमायां हुई। इसने दोस्ताना लहजे के साथ अरमान के कंधे पर हाथ रखा।
यार ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों आंटी को परेशान करते हो। इस बार हारून कुछ दोस्ताना लहजे में बोला था। अरमान ने चेहरा मोड़े उसे देखा। हारून और अरमान दोनों बचपन के दोस्त थे, स्कूल लाइफ से वो एक साथ पढ़ते थे, मगर फिर अरमान लंदन चला गया था, इस वजह से वो अलग हो गए। मगर लंदन से वापस आने के बाद इन दोनों ने एक साथ ही पुलिस फोर्स में ज्वाइनिंग दी थी। अरमान ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं मम्मी को परेशान नहीं करना चाहता, अगर मुझे इन्हें हर्ट ही करना होता तो फिर मैं इस निकाह से साफ मना कर देता, तुम तो जानते ही हो। एक हारून ही वाहिद था जिससे वो अपने सारे गम बांट लेता था, और हारून जानता था इसके अंदर क्या चल रहा है। हारून ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। इसका हाथ अब तक अरमान के कंधे पर था। मैं जानता हूँ कभी कभी इंसान अपने माजी से निकलने की कोशिश करे तो भी वो निकल नहीं पाता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में एक नस्वानी वजूद शामिल हो गया है, उसे वक्त दो, इसके साथ वफादार रहो। इसका इशारा ज़रीन की तरफ था। अरमान के लबों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। इसे ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया है, मैं चाहकर भी इसके साथ खुद को तल्ख होने से रोक नहीं पा रहा। तुम जानते हो अभी मेरा माइंड सेट ऐसा नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की को शामिल करता, बस ये तो मम्मी की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी, वरना मेरा इस निकाह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो साफ गोई से बोला था। हारून ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। वो माजी थी और ये हाल है, और उसने ही तुम्हारा मुस्तकबिल बनना है, हारून ने इस बार संजीदगी से कहा था। अरमान एक बार फिर झील में मौजूद पानी को देखने लगा। क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है हारून? उसके इस अचानक सवाल पर हारून कुछ चौंका था। फिर नफ़ी में सर हिलाया। फ़िलहाल तो ऐसी कोई लड़की ज़िंदगी में नहीं आई, लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की ज़िंदगी में आई जिसे देखते मुझे ये एहसास हुआ कि उसे मेरी ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए, तो मैं उसे फ़ौरन अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा, ना ही इसे इंतज़ार की सूली पर लुटकाऊँगा और ना ही खुद वक्त ज़ाया करूँगा। हारून क्या कहने की कोशिश कर रहा था अरमान समझ गया था, मगर इसने जैसे हारून की सिर्फ पहली बात सुनी। जब तुम्हें अभी तक मोहब्बत हुई ही नहीं तो फिर तुम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्या होती है? अरमान के होंठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट थी। हारून हैरान हुआ था। क्या मोहब्बत वाकई ऐसी होती है? अगर वो शख्स आपको छोड़कर किसी और का हो जाए तब भी आप उसी के होने के लिए मचलते हैं? हारून ने खोए खोए लहजे में सवाल पूछा था। अरमान ने चेहरा मोड़े हारून को देखा। हम ये ऐसी ही होती है, अगर वो आज भी वापस आ जाए तो मैं उसे अपना लूँगा। अगर सारी दुनिया के मर्द भी उसे ठुकरा दें तब भी मैं उसे अपनी इज्जत बना लूँगा। अरमान की इस बात पर हारून को एक पल के लिए अपना संतृप्ता महसूस हुआ। और इस लड़की का किया जो इस वक्त आपके निकाह में है सर? वो कुछ मदब लहजे में बोला था कि अरमान ना चाहते हुए भी मदहम सा हंस पड़ा। मगर इसकी हंसी खोखली थी जो साफ हारून महसूस कर सकता था। वो मेरे निकाह में है ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन वो सिर्फ मेरे सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लित कर दी गई है। मैं ना ही इस निकाह में इंटरेस्टेड था और ना ही मैं ये निकाह करना चाहता था। जिस दिन मेरा इस निकाह से दिल भर गया और जब बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई तो उस दिन उसे आज़ाद कर दूँगा। इस बार वो सफ़ाकियत की इंतहा करते हुए बोला था कि हारून बेयकीनी से उस शख्स को देखता रह गया। वो कभी भी इतना सफ़ाक तो नहीं था। कितनी ही देर बाद हारून ने कुछ कहने के लिए लब खोले। इसका मतलब आप इस औरत की खातिर जो आपको धोखा देकर किसी और मर्द की हो गई उसे भी अपना लेंगे और उस औरत को छोड़ देंगे जो उस वक्त आपके निकाह में आपकी इज्जत बनी आपके घर में मौजूद है। अफसोस अरमान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हारून जैसे अरमान की आखिरी बात पर बहुत ज़्यादा डस हर्ट हुआ था। जानते हो असली मर्द कौन होता है? वो मर्द जो खुद से जुड़ी औरत को अपनी इज्जत समझता हो। मोहब्बत होना या ना होना वो एक फितरी अमल है, लेकिन कभी भी अपनी इज्जत को किसी गैर मर्द के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहिए। तुम इस औरत को छोड़ने की बात कर रहे हो जो सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारी बीवी बनकर पूरी इज्जत के साथ तुम्हारे घर में लाई गई है, और तुम इस औरत को अपनाने की बात कर रहे हो जो सारी दुनिया के सामने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार
कर चली गई। फिर वाकई मोहब्बत इंसान को पागल कर देती है। अगर वाकई मोहब्बत में इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाए तो फिर मैं दुआ करूँगा मुझे कभी भी मोहब्बत ना हो। हारून की बातें इतनी गहरी थीं कि अरमान अगले कुछ पल सांस ना ले सका। वो यकटक बना पलक झपकाए हारून को देख रहा था। और एक आखिरी बात तुम्हें बताऊं, मर्द कभी भी ज़बरदस्ती निकाह नहीं करता, ना ही कोई इसे मजबूर कर सकता है। उसका दिल मानता है, वो खुद निकाह के लिए हम बोलता है तो इसका निकाह होता है। ये बेटियां होती हैं जिनके सर पर इज्जत मुसल्लित कर दी जाए तो वो खामोशी से चेहरा झुकाए निकाह नामे पर दस्तखत कर देती हैं। हारून की बातें आज से पहले अरमान को कभी भी इतनी गहरी नहीं लगी। इसने अब अरमान का कंधा थपथपाया था। रात काफ़ी गहरी हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। आंटी काफ़ी परेशान हो रही हूँ, मैं भी चलता हूँ। वो अपने मोबाइल पर वक्त देखता हुआ वापस गाड़ी तक चला गया। कुछ ही मिनटों में हारून की गाड़ी वहां से फराटे बढ़ती हुई निकलती गई। कितनी ही देर अरमान खाली जगह को देखता रह गया। फिर सर झटकते हुए वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था और गाड़ी को शिराजी हाउस की जानिब मोड़ लिया। रात 11 बजे के बाद इसकी गाड़ी शिराजी हाउस में दाखिल हुई। भूख तो इसकी वैसे ही मर गई थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो जानता था उस वक्त ज़ौबी बेगम अपने कमरे में आराम करने की गर्ज से चली गई होंगी, इसलिए एक नज़र अपनी सोई हुई मुँह को देखते हुए वो कमरे से बाहर निकल आया। एक गहरी सांस ली और सीढ़ियों फलांगता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। डोरनोब पर हाथ रखते दरवाज़ा खोला। कमरे में नीम अंधेरा था। वो इस नीम अंधेरे में आगे बढ़ा तो उसे सोफे पर वो सोई हुई दिखाई दी। अरमान कुछ हैरान हुआ था। एक नज़र सोफे पर डाली जहां वो एक सिंगल कंबल लिए दाएं जानिब करूट लिए सो रही थी। एक पल के लिए अरमान के दिल में एक मलाल सा आया था, मगर इसका दिल दुनिया की हर दूसरी लड़की के लिए पत्थर हो गया था सिवाय इसकी जरी के। वो कदम कदम चलता सोफे तक आया और एक नज़र उसे देखा। इसका हाथ नीचे ज़मीन पर मौजूद कालीन पर लग रहा था। इसके लंबे काले बाल सारे चेहरे पर बिखरे पड़े थे। पर्पल कलर की फराक पहने वो गहरी नींद सो रही थी। इसे देखते अरमान के कानों में उस शख्स की आवाज़ पड़ी। मुझे ये कहा गया था कि बस मुझे सिर्फ इस लड़की के साथ बदतमीज़ी करनी है, बस ये साबित करना है कि इस लड़की का मेरे साथ ताल्लुक़ रहा है, कुछ भी ऐसा जिससे इस लड़की के किरदार पर दाग लग जाए। आखिर कौन था वो शख्स जो ज़रीन के किरदार पर दाग लगाना चाहता था? अरमान यकटक उसे देखते हुए यही सोच रहा था। फिर धीरे से उसका हाथ पकड़े ज़मीन से उठाते ऊपर इसके सीने पर रखा। काश तुम वही ज़रीन होती जिसे मैं सालों से मोहब्बत करता आ रहा हूँ, तो शायद आज हालात कुछ और होते, मगर तुम सिर्फ नाम की ज़रीन हो। आहिस्ता आवाज़ में बुड़बड़ा और फिर वो सर झटकते हुए बेड की जानिब चल पड़ा। वो अरमान आलम की मौजूदगी से बेखबर गहरी नींद सो रही थी। वो जानती थी अरमान कभी भी इसके साथ अपना बेड तो शेयर नहीं करेगा, इसलिए उसने मुलाजिमा से कहते हुए ये जान लिया था कि एक्सेट्रा कंबल कहाँ पड़े होते हैं। कम से कम वो आज रात ठंड में सोना नहीं चाहती थी। वैसे भी इस्लामाबाद में काफ़ी सर्दी थी और दूर खड़ी किस्मत उन दोनों को देखकर क़क़े लगा रही थी। कराची शहर पर एक नए दिन का आगाज़ हो चुका था। वो तेज़ रफ्तार बाइक चलाता हुआ जमाल हाउस पहुंचा। जल्दी से बाइक को पोर्च में पार्क किए वो जल्दी से अंदर भागा था। लाउंज का दरवाज़ा खोला तो सामने ही अनुषा मुलाजिमा के सर पर खड़ी कोई हिदायत दे रही थी। इसे देखते सुलेमान के लब मुस्कुराहट में जले। फपो, उसकी आवाज़ सारे लाउंज में गूंजी। अनुषा ने खुशगवार हैरत से पलटते सुलेमान को देखा जो कॉलेज यूनिफॉर्म में इसके सामने खड़ा था। अनुषा के लब मुस्कुराहट में जले, यकीना वो कॉलेज से सीधे यहीं आ गया था। वो तेज़ कदमों से चलता हुआ अनुषा की जानिब आ रहा था। अनुषा खलकर मुस्कुराई थी। वो इसके करीब पहुंचा था और जल्दी से अनुषा को अपने साथ लगाया। लगता है मेरा शहजादा आज काफ़ी जल्दी में है। अनुषा मुस्कुराते बोली। हाँ, आपकी जो आफत है ना बहुत तंग करती है, कहम है वो। वो घबराता सा आसपास देख रहा था। अपने कमरे में है। अनुषा का जवाब सुनते वो जल्दी से अनुषा से अलग हुआ और ऊपर भागा था। अनुषा बस नफ़ी में सर हिलाती रह गई।
दूसरे फ्लोर पर पहुंचते उसने दरवाज़ा ठुक से खोला। वो जो बेड पर बैठी हुई थी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर नागवारी से दरवाजे की जानिब देखा और सुलेमान को कमरे में दाखिल होते देख इस मैडम के मुंह के जाविया बिगड़े थे। ये क्या बदतमीज़ी है मिस्टर सुलेमान खान, आपको इतना भी नहीं पता कि किसी लड़की के कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाज़ा खटखटाना होता है? बहुत बुरी मैनर्स हैं ये। वो अपनी ही रो में बोल रही थी जब वो परेशान सा होता इसकी जानिब पहुंचा। जल्दी से इसके पास बेड पर बैठते हुए वो इसका पाँव पकड़ चुका था। ओ माई गॉड, ये क्या हवा है बटरफ्लाई? वो परेशान सा होता पूछ रहा था। एजल की नज़र अपने पाँव तक गई जहाँ पर पिटी बंधी हुई थी। इसकी आंखों में नमी चमकी थी। वो मैं सीढ़ियों से फिसल गई। वो चेहरा झुकाए रोती सी आवाज़ में बोली। सुलेमान को इसकी हरकत ने बहुत गुस्सा दिलाया। कितनी बार कहा है ना उछल कूद किया करो, लेकिन नहीं, तुम्हीं तो कुछ असर होता ही नहीं है। देखा, अब लगवा ली ना, चोट हो गया सुकून। सुलेमान इस बार कुछ गुस्से से चलाया था। एजल की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। वो अपना पाँव खींच गई थी। सुलेमान ने उसे दोबारा घोरी से नवाजा। रुको, मुझे देखने दो, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। वो उसे गुस्से से घूरते हुए इसका पाँव दोबारा पकड़ चुका था। एजल के मुंह के जाविये बिगड़े थे। नहीं, चेक तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपसे ज़्यादा बेहतरीन डॉक्टर तो पूरे शहर में कोई नहीं। वो भी हेज़ल ग्रीन आंखों वाली एजल जमाल थी। सामने वाले को जिच करना तो इसकी फितरत थी। सुलेमान ने उसे घोरी से नवाजा। फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं इस शहर का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन जाऊंगा। अब वो पिटी खोले इसके पाँव का मुआयना कर रहा था। इसके लहजे में फिक्र और तशवीश थी, और उसे अपने लिए इतना परेशान होता देख हेज़ल के लब मुस्कुराहट में ढले। सुलेमान को तंग करना तो इसका बचपन का मशगला था। वो दोनों हर वक्त बिल्ली चूहे की तरह झगड़ते थे, मगर सारे ख़ानदान में सिर्फ सुलेमान ऐसा था जो इसका बेस्ट फ्रेंड था। वो अपनी हर बात इससे शेयर करती थी। इन दोनों का बचपन का साथ था। जैसे ही सुलेमान को पता चला कि एजल के पाँव पर मोच आ गई है तो वो भागा भागा कॉलेज से सीधा यहीं आ गया। अब वो नरमी से इसके पाँव के सोजे हुए हिस्से पर उंगली फेर रहा था कि अचानक एजल के लबों से एक ससकी निकली। छोड़ो डॉक्टर, कहीं कि मेरा पाँव मजीद तोड़ोगे। वो गुस्से से अपना पाँव आज़ाद करवा गई, मगर सुलेमान ने एक बार फिर इसका पाँव पकड़े उसे गुस्से से घोरा। सब्र तो करो, पिटी तो करने दो। सख्त लहजे में कहा था कि एजल कुछ नरम पड़ी। इसने दोबारा एजल के पाँव पर पिटी की। इतने में अनुषा कमरे में दाखिल हुई। सुलेमान, कुछ खा लो, मुझे लगता है तुमने सुबह का नाश्ता किया होगा। और अनुषा की आवाज़ पर उसने बना पलटा इस बात में सर हिलाया था। अच्छा पप्पू, अचानक से कुछ याद आया। ये अयन भाई कहाँ हैं? सवालिया निगाहों से अनुषा को देखा। यूनिवर्सिटी गया था, अभी कुछ देर पहले ही वापस आया है, अपने कमरे में ही होगा। क्यों किया हवा खैरियत? अनुषा के सवाल पर सुलेमान और एजल की निगाहें मिली। दोनों के चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कुछ नहीं पप्पू, बस ऐसे ही पूछ रहा था। जल्दी से सुलेमान बात बदल गया। अनुषा इस बात में सर हिलाती सुलेमान को नीचे आने का कहती हुई वापस चली गई। उसके जाने के बाद एजल और सुलेमान की निगाहें मिलीं। तुम्हें अपना डियर याद है ना? सुलेमान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। एजल ने नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं, मैं उस टूटे पाँव के साथ कोई भी डील नहीं करूंगी। एजल की बात सुनते सुलेमान का पारा हाई हुआ था। हरगिज़ नहीं, अगर मैं तुम्हारी खातिर इतने ख़तरनाक डियर कर सकता हूँ तो तुम्हें भी मेरी खातिर जल्दी से अयन भाई कमरे में घुसना होगा। वो मना करती रह गई, मगर सुलेमान उसे बाजू से पकड़े उठा चुका था। फिर वो इसका सहारा लेते अयन के कमरे तक आई। कुछ देर के लिए एजल सोचती रही कि क्या करे। वो यहाँ से वापस भागने के चक्कर में थी, मगर सुलेमान ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। वैसे क्या बताया था अयन भाई की इस दोस्त ने? सुलेमान मुस्कुराहट जब्त करता पूछ रहा था। एजल ने बुरे बुरे मुंह बनाए। उसने कहा था अयन भाई के वॉल्ट में किसी लड़की की फ़ोटो है, हमने बस देखना है वो लड़की कौन है, कहीं भाई किसी से मोहब्बत तो नहीं करते।
वो बात याद आते एजल सारी तकलीफ और दर्द भूलती एक्साइटेड हो गई। सुलेमान भी खलकर मुस्कुराया था, दोनों के चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। तो चलो फिर, पार्टनर अंदर जाने के लिए तैयार हो। सुलेमान ने इसका हाथ पकड़ा। एजल ने इस बात में सर हिलाया। पहले सुलेमान ने कमरे में झांका, वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, मतलब वो शावर ले रहा था। सुलेमान की नज़र सारे कमरे में घूमी। साइड टेबल पर ही अयन का वॉल्ट पड़ा था। वॉल्ट देखते दोनों की आंखें चमकी थीं। वो दोनों एक साथ कमरे में दाखिल हुए। एजल ने हनूज सुलेमान का बाजू पकड़ रखा था, इसके सहारे वो चल रही थी क्योंकि एक पाँव पर चोट लगी थी। वो दोनों वॉल्ट तक पहुंचे। दोनों ने वॉल्ट एक साथ खोला, फिर वॉल्ट को अलट पलट किए देखा। इसमें वाकई एक लड़की की तस्वीर थी, मगर तस्वीर देखते एजल और सुलेमान दोनों की मुस्कुराहट गायब हुई। एजल ने हैरानी से चेहरा उठाए सुलेमान को देखा, जो साकत निगाहों से इस तस्वीर को देखता जा रहा था। एजल को हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि अयन के वॉल्ट में ये तस्वीर होगी। 2 दिन पहले ही अयन की क्लास फेलो ने इन्हें बताया था कि अयन के वॉल्ट में किसी लड़की की तस्वीर है। शायद उसने अयन के वॉल्ट में तस्वीर को देखा था। तब सुलेमान ने 17 साला एजल को ये डियर दिया था कि वो दोनों अब अयन के वॉल्ट पर धावा बोलेंगे। सुलेमान साकत निगाहों से बस इस तस्वीर को देखता जा रहा था। एजल की आंखें लम्हों में नम हुईं। वो दोनों बेबसी और हैरानी से इस तस्वीर को देखते जा रहे थे। किया भाई आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं? उसने बेबसी से सवाल पूछा था। सुलेमान की आंखों से 2 आंसू टूटकर गिरे थे और गालों पर फिसल गए। वो एजल के सवाल का जवाब देने की हिम्मत ना कर पाया। दोनों तब हड़बड़ाए जब अयन ने उनके हाथ से वॉल्ट छीना। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और किसकी इजाज़त से कमरे में दाखिल हुए? अयन की आवाज़ ने उन दोनों की निगाहों का साज तोड़ा। एजल तो एक पल के लिए घबरा ही गई थी, फिर जल्दी से सुलेमान का बाजू पकड़े वो कमरे से बाहर भागने के चक्करों में थी, लेकिन अयन उनके सामने खड़ा था। कुछ शर्म करो, पहले ही पाँव पर मूंछ डलवाए बैठी हो, क्या चाहती हो मजीद? संजीदगी की मिसाल। अयन की आंखें गुस्से से लाल हुई थीं, उसे जैसे उन दोनों की हरकत पसंद नहीं आई। सुलेमान ने बिना कुछ कहे एजल का बाजू मजबूती से पकड़ा। चलो, वो खोए खोए लहजे में एक लफ्ज़ बोला था और अयन अगले ही पल हैरान हुआ। वो एजल को साथ लिए कमरे से बाहर निकल आया और वो दोबारा एजल के कमरे में दाखिल हुए। वो दोनों बेड पर ही पास पास बैठे थे और सुलेमान कितनी ही देर से गुमसुम बैठा था। कितनी ही देर बाद एजल ने इसका कंधा हिलाया। सुलेमान। मगर सुलेमान होश में नहीं आया। मान। एजल ने इसके चेहरे पर हाथ रखे उसे प्यार से मान कहा। वो अक्सर उसे प्यार से मान ही कहती थी। उसकी आवाज़ से जैसे इस बार सुलेमान चौंका था। किया हवा कहाँ खो गए? एजल ने परेशानी से पूछा। सुलेमान ने खुद पर काबू पाया और नफीमी सर हिलाया। मगर एजल उसे अब वाज़ेह खोया खोया देख सकती थी। इसका दिमाग अब अयन की तरफ चला गया। अयन के वॉल्ट में 5 साला ज़रीन की तस्वीर थी। ना जाने वो कितने अरसे से ज़रीन की तस्वीर को अपने साथ रखता आया था और एजल जान ना सकी। ये बात सारे जानते थे कि ज़रीन सब के लिए बहुत ख़ास रही है, मगर सुलेमान और एजल दोनों को अंदाज़ा नहीं था कि अयन आज भी ज़रीन से मोहब्बत करता होगा। वो दोनों अपनी अपनी सोचों में उलझे हुए थे और अपने कमरे के वस्त में खड़ा अयन नम निगाहों से अब इस हेज़ल ग्रीन आँखों वाली शहज़ादी की तस्वीर को देख रहा था। तुम्हारे जाने के बाद एक अरसा हो गया, अब मुझे कोई काला बल्ला नहीं कहता बारबी। मगर मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर ढूंढ लूँगा, तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी में लाऊंगा, और ये तुम्हारे इस काले बल्ले का वादा है। वो नम आँखों से मुस्कुरा दिया था। बना किस्मत के फैसलों को जाने। जारी है।